हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, बताइए। कमेंट में बताइए क्या क्या पढ़ाई हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो समथिंग, चलिए। कॉसेट फ्लूस पता है आप लोगों को? हैव यू हर्ड ऑफ कॉसेट फ्लूस? तो कभी भी अगर कॉसेट फ्लूस दिया हुआ रहे तो फ्लूज से पकड़ना है हम लोगों को कि ये है आपको फ्लड एंड WS का मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम। समझ गए? बस इतना ही ध्यान रखना है। फ्लड forecast, flood forecast and early warning system. So it's a program. COSIT flows is a program run by, ये प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? रन बाय एक्विनॉक्ट के द्वारा, विच इज़ रिगार्डिंग फ्लड फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, तो बस आप समझ जाइएगा कि फ्लड से रिलेटेड दिस प्रोग्राम इज रनिंग बाय एक्विनॉक्ट। कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा एक्विनॉक्ट, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि फ्लड से रिलेटेड है। और भू संकेत वेब पोर्टल एंड भूस्खलन मोबाइल ऐप, पता है आप लोगों को? भू संकेत वेब पोर्टल एंड भूस्खलन मोबाइल ऐप। हाँ बताइए, भू संकेत वेब पोर्टल एंड भूस्खलन मोबाइल ऐप किस चीज़ से रिलेटेड है? हाँ, अब भू मतलब ज़मीन होता है ना, भू संकेत भूस्खलन, तो ये सब आपको रिलेटेड है लैंडस्लाइड से। ठीक है, एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन जो दिया जाएगा, एक में होगा अर्थक्वेक, एक में होगा लैंडस्लाइड्स, अलग अलग चीज़ें होंगी। सो यू वुड हैव कन्फ्यूज्ड कि अर्थक्वेक होगा कि लैंडस्लाइड्स होगा, क्योंकि अर्थक्वेक भी आप सोचोगे अच्छा समथिंग रिलेटेड टू अर्थ, समथिंग रिलेटेड टू भू, और लैंडस्लाइड्स भी अपना भू मतलब धरती, भू संकेत भूस्खलन, तो आप यहीं कंफ्यूज हो जाइएगा अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड्स। तो ये ध्यान रखना है कि भू संकेत एंड भूस्खलन लैंडस्लाइड से रिलेटेड है, ध्यान रखना होगा। अब एक बार पढ़ लिए हो, इसलिए बोलते वीडियो पूरा देखिए, पढ़ लिए देख लिए बस, अब एग्ज़ाम में रिकॉल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, आई नो कि वीडियो थोड़ा स्लो बनता है, बट आप 2x पर भी देख सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि दिन भर पढ़ने के बाद आई डोंट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू पुट इन दिस रिकॉर्डिंग सेशन। रिकॉर्ड करके मतलब कि एनर्जी के साथ आई कुड हैव डन डैट, लेकिन उसके लिए मुझे सुबह में करना होगा, बट पढ़ाई मतलब थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू फॉर मी। ठीक है, तो अभी जैसे चल रहा चलने देते हैं। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑयल स्पिल्स की बात करते हैं हम लोग। ऑयल स्पिल्स पता है ना, जनरली आप लोग सुनते होंगे कि मेराइन कोस्टल एरियाज़ के आसपास ड्यू टू सम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन एक्टिविटी, ऑयल्स आर, जो लिक्विड पेट्रोलियम गेट्स स्प्रेड। ठीक है, जो फैल जाता है लिक्विड पेट्रोलियम, कहाँ पर? मेराइन कोस्टल एरियाज़ में,
किस चीज़ का स्प्रेडिंग हो जाता है? लिक्विड पेट्रोलियम का, जिसकी वजह से यू नो दैट व्हाट कुड बी द साइड इम्पैक्ट्स, व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट इम्प्लीकेशंस, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे या फिर वहाँ का जो लैंड होगा उसकी फर्टिलिटी, एक्वेटिक एनिमल्स का लाइवलीहुड एंड देयर हैबिटाट गेट्स डिस्टर्ब्ड, ठीक है। और ये होता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से होता है। ऑयल स्पिल्स सुने होंगे, इट इज़ न्यूज़ दिस ईयर। तो इसका सॉल्यूशन एक है बायोरेमिडिएशन। इसका एक जो सॉल्यूशन है वो क्या है? बायोरेमिडिएशन, ठीक है। मान के चलो आपको डायरेक्टली ये टर्म वुड बी गिवन इन द एग्जाम, बायोरेमिडिएशन किस चीज़ के रिगार्डिंग है भाई? बायोरेमिडिएशन। तो ये याद रखना भाई, ऑयल स्पिल्स का सॉल्यूशन है बायोरेमिडिएशन। तो बायोरेमिडिएशन में क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ऑयल जैपर बैक्टीरिया, ऑयल जैपर बैक्टीरिया, और भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ओलिवोरस, ओइलीवोरस एस बैक्टीरिया। एस का मतलब इस तरीके के बैक्टीरिया में सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। ओइलीवोरस बैक्टीरिया, ऑयल जैपर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करती है कि जो वो ऑयल है उसको काइंड ऑफ मान के चलो कि डाइजेस्ट कर लेती है, या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने में, डाइजेस्ट करने में ऑयल जैपर बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है। सो वी आर यूजिंग लिविंग थिंग्स, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बायो एंड इट इज़ सॉल्यूशन, इट इज़ बायोरेमिडिएशन, ठीक है। तो बायोरेमिडिएशन ऑयल स्पिल्स के लिए है, ये याद रखिएगा। ऑयल स्पिल्स, बायोरेमिडिएशन, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, और अगर एक स्टेटमेंट ये दिया रहे कि क्या ऑयल स्पिल इज ए टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, क्या ये पॉल्यूशन का फॉर्म है? लिखा रहे क्वेश्चन में ऑयल स्पिल इज ए काइंड ऑफ पॉल्यूशन, जैसे एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो क्या ये वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है ऑयल स्पिल्स? तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, है इसमें क्या डाउट होगा? ऑयल स्पिल्स भी पॉल्यूशन है, समझ रहे हो ना? समझिए सॉरी गाइस, ओह माय गॉड। अच्छा सर, और something related to tropical cyclones. I have already mentioned few of my videos about tropical cyclones and their conditions कि 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए. There should be pre-existing low pressure zones and you know that कि small variations in vertical winds here, weak vertical winds here होना चाहिए and Coriolis force must be, there must be presence of Coriolis force, and we know that why there is not formation of tropical cyclones in equator, because you know that कि equator के पास Coriolis force is almost negligible, and when we go up towards the upper latitude, higher latitudes यानी कि poles की ओर जब हम लोग जाते हैं, so Coriolis force increases. तो Coriolis force directly proportional to latitude, directly proportional to latitude and directly proportional to rate of change of rotation. अब rate of change of rotation के बारे में पता है ना, जैसे यहाँ पर अर्थ है तो यहाँ से यहाँ पर rate of change of rotation बहुत कम है, बल्कि यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो rate of change of rotation ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ज़्यादा कर्व हो रहा है, तो तेज़ी से रोटेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो साइज ये है वही साइज ये ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर कम है रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन। तो बेसिक मतलब वही है उसका कॉरियोलिस फोर्स का, इसीलिए एब्सेंट रहता है, ठीक है। खैर हम लोग देखते हैं रिगार्डिंग इंडियन ओशन। तो जैसे कि अपना इंडिया है, वी नो दैट कि ईस्ट साइड हमारा क्या है, बोलिए, बे ऑफ बंगाल है, एंड वेस्ट साइड में अपना क्या है,
अरेबियन सी है, तो इट्स लाइक 4:1 के रेशियो में होता है। क्या होता है 4:1 के रेशियो में? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आता है। यू नो दैट कि लो प्रेशर जोन्स वेयर इट इज़ क्रिएटेड, इट इज़ गेटिंग क्रिएटेड ओवर ओशियन सरफेस, ओशियानिक सरफेस पे लो प्रेशर जोन बनता है। और यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको 1 टाइम्स बन रहा तो 4 टाइम्स बन रहा है उस पर, ठीक है। तो ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंट किधर बन रहा है? बे ऑफ बंगाल में बन रहा है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में बन रहा है। नाउ द आयरनी इज कि अपन लोगों को वेस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दिखने को मिलता है, ठीक है। कुछ लगा, आयरनी दिखा कि ज़्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रही है किधर? बे ऑफ बंगाल में आ रही है, लेकिन अपन लोगों को वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलता है। ऐसे तो ऐसे जाना चाहिए था ना, बट यू नो दैट कि इक्वेटर है एंड देन चेंज ऑफ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट मानसून, तो फिर उसके डिटेल में जाके समझाना पड़ेगा कि जैसे ये है ऐसे आती है, फिर कॉरियोलिस फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। देयर आर डिफरेंट व्हाट यू कैन से मॉडल्स हैव बीन क्रिएटेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये, लेकिन ध्यान रखना अपन लोग को इतना भी कि इधर ज़्यादा आता है, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा बनता है, बट हम लोग देखते हो ना केरला से ही हिट करता है मानसून में, मानसून जो हिट करता है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह ज़्यादातर इधर हिट करता है। और ऑल्दो लेकिन बनता ज़्यादा है बे ऑफ बंगाल में। इस चीज़ को देखिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट सीम्स कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट साथ में डालेगा एक ही क्वेश्चन में तो लगेगा भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट साथ में सही नहीं हो सकते हैं, ऐसा लगेगा, बट सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ कभी कभी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आईएमडी के कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स के बारे में देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन आवर मेंस। आईएमडी के कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स, कलर कोडेड, बोलिए, वेदर वार्निंग्स, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पता होगा आप लोगों को। तो सबसे पहला है ग्रीन कलर। बताइए ग्रीन कलर किस चीज़ के लिए है? प्री साइक्लोन वॉच, प्री साइक्लोन वॉच, ठीक है। साइक्लोन आने से पहले, साइक्लोन आने वाला पहले से उस पर वॉच रख रहे हैं एकदम, तो उसके लिए ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होता है ये ग्रीन कलर, ठीक है। सिग्नल में तुम लोग निकल जाते हैं ग्रीन कलर पे, वहाँ पे पहले से वॉच करना है। येलो 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 कलर बताइए। येलो इज फॉर साइक्लोन अलर्ट। येलो कलर दिख रहा है आईएमडी के द्वारा, येलो कलर शो किया जा रहा है, यानी कि भाई साइक्लोन अलर्ट, अलर्ट हो जाओ, साइक्लोन आने वाला है, अलर्ट हो जाओ, ठीक है। थर्ड वन इज ऑरेंज। ऑरेंज, बताइए साइक्लोन अलर्ट के बाद क्या होना चाहिए? अलर्ट के साइक्लोन वार्निंग, साइक्लोन वार्निंग, अलर्ट दिया गया, नहीं समझ रहे हो? चलो भाई अब वार्निंग दे देते हैं आप लोगों को ऑरेंज कलर से कि वार्निंग है, निकल जाओ यहाँ पर से, एरिया खाली कर दो, इवैक्यूएट कर दो, अगर आसपास में तुम हो कोस्टल रीजन के आसपास तो खाली कर दो। लास्ट वार्निंग है ये ऑरेंज, चूँकि रेड आने वाला है, ऑरेंज आ गया है खाली कर देना, वार्निंग है ये चूँकि रेड आने वाला है। पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, लैंडफॉल पता है ना आप लोगों को? जैसे ही साइक्लोन मूव टुवर्ड्स लैंड ऑफशोर, इट लैंडेड ऑन द लैंड, द प्लेस वेयर इट लैंड्स इट कॉल्स लैंडफॉल। जहाँ पर वो लैंड पर लैंड होता है, लैंड के उस पार्ट को, उस ऑफशोर को हम लोग लैंडफॉल कहते हैं, ठीक है। उस प्लेस को हम लोग लैंडफॉल बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट। अब ये जैसे देख लो कि 72 घंटा पहले
72 घंटा पहले इशू किया जाता है, दिस ग्रीन कलर, और ये आपको कम से कम 48 घंटा पहले, वो 72 घंटा पहले, ये कम से कम 48 घंटा पहले इशू किया जाएगा। उसी तरीके से ये 24 घंटा पहले, 24 घंटा पहले ये इशू किया जाता है, और ये आपको 12 घंटा पहले 12 आवर्स इन एडवांस में इशू किया जाता है। तो 72 घंटा पहले क्या होगा? प्री साइक्लोन वॉच, साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वार्निंग, पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, तो इतना घंटा पहले इन एडवांस में इशू कर दिया जाता है। ठीक है, तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड समझ लीजिए। और सर बताइए, बातचीत होती रहनी चाहिए क्या? अच्छा ठीक है, साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, डू यू नो अबाउट इट? डू यू नो, हैव यू हर्ड ऑफ साफिर सिम्पसन? साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, हरिकेन विंड स्केल, साफिर सिम्पसन स्केल जो है भाई, साफिर सिम्पसन स्केल बताइए किस चीज़ से रिलेटेड है? साइक्लोन के विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए साफिर सिम्पसन स्केल इज़ बीइंग यूज्ड। ठीक है, साफिर सिम्पसन स्केल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है बताइए? साफिर सिम्पसन स्केल साइक्लोन के लिए यूज़ होता है, साइक्लोन के लिए। अर्थक्वेक के लिए बताइए तो, अर्थक्वेक के लिए एक कौन सा था याद है? रिक्टर स्केल, एंड देन एक और था, रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड मेजर करते थे, एंड देन मर्कली स्केल, जिससे इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साफिर सिम्पसन, साइक्लोन के विंड स्पीड एंड ऑल दैट। समथिंग रिलेटेड टू वाटर। सेंट्रल वाटर कमीशन का नाम सुने हो? सेंट्रल वाटर कमीशन। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता है कि क्या ये रैंडम इधर उधर का बताते रहता है? देख भाई, एग्ज़ाम में रैंडम ही आने वाला है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक दिन हिस्ट्री का पेपर होगा, एक दिन वो पेपर होगा। और थोड़ा रैंडम पढ़िए, काइंड ऑफ रिवीजन हो रहा है एकदम, तो फिर इंटरेस्टिंग लगता है यार। ठीक है, अब एक तरफ से तो सारी टीचर्स पढ़ाती है ना भाई। हाँ, चाहिए तो फिर मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं मुझे, बट आप लोग बताइए तब ना। पहले वीडियो तो देखिए, देखते तो है नहीं। सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC भाई, ये CWC मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, देखिए पढ़ाई के समय थोड़ा सीरियस मूड रहता है ना, तो ज़्यादा याद रहता है। हंसी मजाक तो केवल व्यूज़ के लिए होता है यार, विच आई थिंक ऑफ। ठीक है, अपना ओपिनियन है। अच्छा, CWC जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। सेंट्रल वाटर कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। ठीक है, हेडक्वार्टर यू नो दैट कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली, जरूरी है वहीं पर होना, कैपिटल भी है। पानी वहाँ का भी सही हो भाई, बहुत बाल झाड़ते हैं यार वहाँ पर, इधर नहीं, वहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली में। हाँ, जो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, ओपन योर आइज एंड ईयर ऑल्सो, कान भी खोल लो। CWC जो है, इट डील्स ओनली विद सरफेस वाटर, डील्स ओनली विद सरफेस वाटर। ठीक है, केवल सरफेस वाटर से डील करता है, ग्राउंड वाटर से नहीं करता है। क्योंकि ग्राउंड वाटर से डील करने के लिए अपने पास एक और कमीशन है, टेंशन क्यों ले रहे हो? सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन, सेंट्रल
ग्राउंड वाटर कमीशन है भाई अपने पास, जो कि ग्राउंड वाटर से डील करता है। तो अगर लिखा रहे कि मान के चलो यही दे दे कि ओनली विद सरफेस वाटर नॉट विद ग्राउंड वाटर, तो कन्फ्यूज कर जाएगा, अरे यार ग्राउंड वाटर दोनों कैसे क्यों नहीं करेगा, पानी ही तो पानी है। लेकिन नहीं, ग्राउंड वाटर के लिए अलग है अपना कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन, ठीक है। देखिए कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो कि हार्ड क्वेश्चंस के कैटेगरी में काउंट होते हैं, सो दैट वुड बी दीज क्वेश्चंस, ठीक है। जो बोलते हैं ना अरे यार ये तो हार्ड क्वेश्चन था, तो यही सब रहता है हार्ड में। तो ये हाईलाइटेड नहीं ना उतना, सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ते हैं भाई, निकालते भी हैं। हम लोगों को भी निकालना है, ठीक है, एकदम हार नहीं मानना है, निकालना है, साथ में निकालना है, टेंशन नहीं। ग्राउंड वाटर सेंट्रल साथ में निकालना, बस ऐसे ही साथ बनाइए रखिए, ऐसे ही साथ बनाई रखिए बिना वीडियो देखे सुपरफिशियल लेवल पे ना चल रहा है भाई, सब कुछ सुपरफिशियल लेवल पे चल रहा है, क्या कर सकते हो। चल और देखते हैं कुछ। अच्छा, सैगिटेरियस, अगर मान के चलिए आपको ये वर्ड दे दी एग्जाम में, सैगिटेरियस, SGRA, क्या है भाई, ये है क्या, ये SGRA सैगिटेरियस से, बस इतना याद रख लो कि ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल है मिल्की वे गैलेक्सी में। पता कैसे चला इसमें है मिल्की वे गैलेक्सी में, ये सब तो नहीं पूछेगा कहाँ है, बस ये याद कर लो SGRA ब्लैक होल है, बस काम खत्म। फिर भी आगे बता रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू पता चला। किससे पता चला? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब ये क्यों बता रहा हूँ कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का है? तो भाई केवल UPSC थोड़ी देना है ना अपने को, बाकी एग्ज़ाम को भी दे सकते हो ना। तो उसमें पूछ देता है कि बताइए ये टेलीस्कोप कहाँ का, इसरो का है कि नासा का है कि EU का है कि जापान का जाक्सा का है कि रसिया का कुछ है, अलग अलग स्पेस एजेंसी है ना सभी का। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बिलोंग्स टू, बोलिए नासा, या इलॉन मस्क का कंपनी भी डाल देगा, तो ध्यान रखिएगा कुछ भी पूछा जाता है ना। UPSC में तो नहीं ही पूछेगा ये, अपने प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, ठीक है। नॉक्टर्नल बुल एंट्स जो है पोलराइज्ड मून लाइट्स का यूज करता है। नॉक्टर्नल गाना भी रिकॉर्ड हो रहा है ना देखते हैं वीडियो में गाना आ रहा है कि नहीं, बज रहा है एकदम अच्छा सा। नॉक्टर्नल ब्लू एंड्स ये आपको पोलराइज्ड मून लाइट को यूज़ करता है फॉर नेविगेशन। देखिए क्या बात, पहले तो एंट्स, नॉक्टर्नल बुल एंट्स, एंट है, एंट एक तरह का एंट है, बुल एंट्स वो नॉक्टर्नल है, यानी कि वो एंट केवल रात को ही जगता है, मतलब रात में ही जगा रहता, दिन में सोया रहता है, ठीक है। तुम भी बज लो यार, तुम भी बज लो, ठीक है। नॉक्टर्नल अगर बोला जाए कि मान के चलिए कुछ क्या एंट्स नॉक्टर्नल होते हैं, यस सम एंट्स आर नॉक्टर्नल, कुछ एंट्स नॉक्टर्नल होते हैं, बस इसीलिए दिखाने के लिए बताएं। और ये जो पोलराइज्ड मूनलाइट होता है ना, पोलराइज्ड मूनलाइट, तो नेविगेशन के लिए इधर से उधर उनको मूव करना है, तो पोलराइज्ड मूनलाइट के थ्रू, सनलाइट के थ्रू उसका यूज़ करके ये मूव करते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे ये सब तो नहीं पूछेगा कि कौन ऐसे ऐसे, बस ये थोड़ा सा दिमाग में रह गया, हो गया। पोलराइजेशन समझ में आता है ना, साइंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि लाइट है हर डायरेक्शन में है, लाइट जो होता है हर डायरेक्शन में होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? अनपोलराइज्ड लाइट,
अब मान के चलो हम लोग को एक पॉलराइजेशन का फ़िल्टर लगाते हैं, पॉलराइजेशन फ़िल्टर, ठीक है, कोई एक फ़िल्टर है ये पॉलराइजेशन का। उसके बाद जो लाइट निकलती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होती है। जो लाइट निकलती है, देख रहे हो, ये एक डायरेक्शन में होती है। अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है हर डायरेक्शन में। ये पॉलराइजेशन फ़िल्टर के थ्रू गई तो एक पॉलराइज्ड लाइट बन गया, एकदम पॉलराइजेशन हो गया। फील आ पा रहा है? पॉलराइज का मतलब समझ रहे हो ना, डायरेक्शन। अनपोलराइज कोई डायरेक्शन है, पोलराइज लाइन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक लाइन में है ना भाई, समझो ना उससे। तो पॉलराइज्ड पोल क्रिएट हो गया। तो यही होता है पॉलराइजेशन ऑफ लाइट। पढ़ते थे ना यार हम लोग बचपन में फिजिक्स में, वही बात। तो वही पॉलराइज्ड मून लाइट का यूज़ करता है। ठीक है, हाँ भाई। एक शारावती रिवर के बारे में पता है कि नहीं? शारावती रिवर कर्नाटका में है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट कर्नाटका, वेस्टर्न गार्डन कर्नाटका में शारावती रिवर। तो इसी रिवर पे तो हमारा जॉग फॉल्स है, जॉग फॉल्स, जिसको हम लोग गेरशोप्पा फॉल्स भी बोलते हैं। याद रखना भाई, गेरशोप्पा फॉल्स को ही हम लोग, जो वाटरफॉल झरना, वही है जॉग फॉल्स, गेरशोप्पा फॉल्स। तो एक ही बात हुआ, जॉग फॉल्स बोलो या गेरशोप्पा फॉल्स बोलो, कौन से रिवर पर है? शारावती रिवर पर है। कहाँ पर है? कर्नाटका, वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इतना समझ लो। शारावती रिवर, कर्नाटका, वेस्टर्न, जॉग फॉल्स, गेरशोप्पा फॉल्स। रैंडमली पढ़ने में मज़ा नहीं आता क्या? मेरे को तो मज़ा आता है यार। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर सुने होगा ना, अभी न्यूज़ में चल रहा था, वो फांसी वगैरह देने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो केस था, उसी के रिगार्डिंग, कि भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर का डॉक्ट्रिन लगाओ, उसको फांसी दो। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर कब होता है? जब भी आपको डेथ पेनल्टी वगैरह देना होता है, कैपिटल पनिशमेंट, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर का डॉक्ट्रिन यूज़ होता है। एंड ये आपको ये डॉक्ट्रिन सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? तो बच्चन सिंह केस में। कौन से केस में? बच्चन सिंह केस में। अब इसका कहीं यूज़ तो नहीं होगा, आई नो, प्रीलिम्स में यूज़ नहीं होगा, बट फिर भी ठीक है, मेंस में होता है। लेकिन देख लेते हैं हम लोग क्या दिक्कत है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर टू रिगार्डिंग व्हाट? कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी। मतलब भाई ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसको देना है डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से काम नहीं चलेगा, फांसी की सजा दो। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये। ठीक है, ओह माय गॉड। और डॉक्टर BR अम्बेडकर भी बहुत सारे न्यूज़ में चल रहे हैं ना इस साल। कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ है, कितना साल हो गया, 1950 से जोड़ लीजिए, लगभग 75 साल हो गया। ठीक है, और वैसे भी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म जो अपने लोकसभा में मुद्दा बना हुआ भी था ना पहले भी, डॉक्टर BR अम्बेडकर से रिलेटेड। तो आई थिंक हम लोगों को डॉक्टर BR अम्बेडकर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। ठीक है, सो गिव मी फ्यू मिनट गाइस, मैं ढूंढ लूँ। वीडियो का फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, स्किप नहीं करना है, फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, मिल जाए भगवान। कहीं तो लिखे थे यार, देख कर इसीलिए बता देना कि सारा कुछ बता दे एक ही बार में।
नहीं तो क्या होता है कि कुछ रह जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ सब पता चल जाना चाहिए। मिलो यार। वीडियो को भगाइए आप लोग, आगे आगे ट्वेक्स कीजिए यार। नहीं मिलेगा क्या? मिल गया। अब हम लोग देख ही लेते हैं इसके बारे में। मिल गया तो एकदम। देखिए, पहले तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ है, 14 अप्रैल को डेट ऑफ बर्थ इनका। माओ एमपी में हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? माओ एमपी में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? माओ एमपी में हुआ था। महर कास्ट से। कौन सा कास्ट था? महर कास्ट। याद रखिएगा, महर कास्ट पूछता है। भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, तो समझ गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, एल्फिंस्टाइन हाई स्कूल से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एल्फिंस्टाइन हाई स्कूल मुंबई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, इन सबसे पढ़े। महर कास्ट, 14 अप्रैल को इनका जन्म। एंड महर कास्ट याद रखिएगा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द। अब जो याद रखना, 1924 में, 1924 में इन्होंने क्या फाउंड किया, क्या बनाया? किसके फाउंड होते? बहिष्कृत, ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये तो याद ही रहता है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द एक्सक्लूडेड। ये क्या है? सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ, इट इज ए सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ एक्सक्लूडेड वंस। जो भी एक्सक्लूडेड है, बहिष्कृत है, उनका हित करने के लिए ये सभा है। हित मतलब वेलफेयर, सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ एक्सक्लूडेड, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। इनको हम लोग मूक नायक भी बोलते हैं। मूक नायक मतलब हीरो, लीडर। मूक मतलब साइलेंट, मुंह बंद। लीडर ऑफ द साइलेंट। जो लोअर कास्ट थे, जनरली मूक होते थे, साइलेंट, उनको कर दिया गया था बाय अपर कास्ट। तो ये लीडर ऑफ द साइलेंट, समझ पा रहे हो ना? इसीलिए इनको हम लोग मूक नायक भी बोलते थे। मूक नायक, ठीक है। या फिर मूक नायक भी बोलते थे। मूक नायक हो सकता है, अगर ये पूछे कि मूक नायक किसने लिखा, हो सकता है ये बुक हो उनका, तो B.R. अम्बेडकर। या मूक नायक इनको बोलते थे। बहिष्कृत भारत किसने लिखा? बहिष्कृत भारत। कैसे रिलेट करोगे? देखिए, बहिष्कृत हितकर्णी सभा जब इसने बनाया है, जब B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया गया है, तो बहिष्कृत भारत भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया होगा। इफ़ इट इज़ अ बुक ही होगा, ठीक है। इक्वालिटी जनता, इन्हीं के द्वारा। और क्या इनके द्वारा? इक्वालिटी जनता। वर्ड से पकड़ लोगे आप क्या क्या इनके लिए। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वालिटी जनता, समझ रहे हो ना? बहिष्कृत हितकर्णी सभा, महद सत्याग्रह। एक सत्य, ये तो महा इंपॉर्टेंट है यार। सत्याग्रह गांधी जी सुनते ना, एक महद सत्याग्रह। महर कास्ट से था ना, महद, तो महर सत्याग्रह कैसे पकड़ोगे? इसीलिए बता रहे थे, महर कास्ट से है वो, तो उसी से पकड़ लोगे कि महद सत्याग्रह, महर सत्याग्रह 1927 में, 1927
27 में महद सत्याग्रह, महड़ सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, चूँकि ये महर कास्ट से थे, समझ पा रहे हो बबुआ। एट महद महाराष्ट्र टू असर्ट राइट्स ऑफ दलित्स टू यूज़ वाटर फ्रॉम ए पब्लिक टैंक। अच्छा, तो महाराष्ट्र में एक महर जगह है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि जो लोअर कास्ट के जो थे, महर कम्युनिटी के जो थे, उनको पब्लिक टैंक से वाटर यूज़ करने नहीं दिया जा रहा था। दे डिडंट हैव एक्सेस टू वाटर फ्रॉम पब्लिक टैंक, सो एज ए रिएक्शन अगेंस्ट इट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड स्टार्टेड महद सत्याग्रह इन 1927, ठीक है। कालाराम टेम्पल मूवमेंट 1930 में। फिर उसके बाद देख भाई, एक तो इम्पॉर्टेंट 1924 में ये, 1927 में वो, और 1930 में क्या, कालाराम राम टेम्पल, कालाराम टेम्पल मूवमेंट, कालाराम टेम्पल मूवमेंट। याद रखना है भाई, याद रखना है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, महद सत्याग्रह, कालाराम टेम्पल मूवमेंट, कालाराम टेम्पल मूवमेंट 1930 में बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। दलित्स टू एंटर हिंदू टेम्पल, हिंदू टेम्पल में दलित्स को एंट्री नहीं था, तो भैया एंट्री कराने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, कालाराम टेम्पल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि दलित्स को हिंदू टेम्पल में एंट्री दिया जाए, ठीक है। तो कालाराम राम टेम्पल, या कालाराम टेम्पल मूवमेंट किसके द्वारा, किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। इक्वालिटी जनता इसीलिए बोलते हैं उनको। हाँ, 1930 हो गया। अब चलिए 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में किनके द्वारा स्टार्ट किया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। क्या क्या पढ़ रहे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, महद सत्याग्रह, और बोलते चलिए कालाराम टेम्पल मूवमेंट, एंड देन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है। फिर ये ट्रांसफॉर्म हो गया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में। यही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बोलता ना, लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इस पार्टी को किसने बनाया, तो ये इसने बनाया, जो कि बाद में जाकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में कन्वर्ट हो गया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में, यही किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो था बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, जो 1936 में 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई गई थी, दैट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में, ठीक है। अब देखो भाई, ये लेबर मिनिस्टर भी थे वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये लेबर मिनिस्टर थे। चलिए इधर मैं रब करता हूँ, इरेज इट, लेट मी इरेज इट, ठीक है सर। हाँ, तो ये जो थे अपने बी आर अम्बेडकर जी, तो वाइस रॉय का, बस ये रेफरेंस याद रखने के लिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हुआ करता था उसमें ये एज अ लेबर मिनिस्टर थे, एज अ लेबर मिनिस्टर। अब आपको याद लिंक होगा, चीज़ें लिंक होंगी, इसीलिए लिख रहा हूँ। 1942 से 1946 तक वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लेबर मिनिस्टर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो लेबर मिनिस्टर थे भाई। इसीलिए तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, देख रहे हो ना, लिंक हो रहा ना, क्यों? तो केवल लोअर कास्ट के लिए ही नहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काम किया है, ही हैड ऑल्सो वर्कड फॉर लेबर्स, लेबर्स के लिए भी काम किए हैं, मतलब लेबर लोअर कास्ट दोनों के लिए काम किए हैं। तो ये मतलब याद रहना चाहिए। तो इनके टाइम में देखो भाई, और क्या क्या किन किन चीज़ों में इन्होंने हेल्प किया है। फैक्ट्रीज एक्ट, अब देखिए फैक्ट्रीज एक्ट 1946, ट्रेड यूनियन एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1947। अब ये बताइए,
अगर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, अगर उसमें ट्रेड यूनियन एक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछे, अब अपने को तो डिटेल पता नहीं है ना उतना, और रखना भी नहीं है पता, लेकिन अगर मान के चलो लेबर से रिलेटेड कुछ उसमें डाल दे स्टेटमेंट में, तो अब हम लोग को घबराना थोड़ी है। पता है ना हम लोगों को, लेबर मिनिस्टर थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, वो लेबर मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी था। उन्होंने हेल्प किया फैक्ट्रीज एक्ट 1946 को पास होने में, ट्रेड यूनियन एक्ट 1947। तो अगर इस सबको जोड़ा जाए, लिंक किया जाए समहाउ फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट को बी आर अम्बेडकर जी से, तो वो गलत नहीं होगा, वो स्टेटमेंट सही ही होगा। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1946, ट्रेड यूनियन एक्ट 1947। और देखिए ESI, एम्प्लॉयज स्टेट्स इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। ESI जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये इंश्योरेंस है, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस। EPF तो पता ना हम लोग को, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, EPFO का एग्जाम भी होता है, समझ रहे हो, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का, तो इन सब में भी इनका योगदान है। चूंकि लेबर मिनिस्टर थे ना, तो फैक्ट्रीज एक्ट आया, ट्रेड यूनियन एक्ट आया, एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के लिए एक्ट उन्होंने पास किया, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के लिए। देख रहे हो ना, एम्प्लॉय के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए मतलब सब लोग एम्प्लॉय हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्ट, इंडियाज़ फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। तो अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। इंडिपेंडेंट इंडिया के ये पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। अब समझ में आया कि क्यों बी आर अम्बेडकर को जब भारत आज़ाद हुआ तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि पहले से वो लेबर मिनिस्टर थे ना भाई, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसीलिए बनाया गया लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर आफ्टर इंडिया गेटिंग इंडिपेंडेंस इन 1947। तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने। तो अगर मान के चलिए कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत का पहला लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन था, तो याद करोगे आप क्या याद करोगे भाई, बी आर अम्बेडकर। हिंदू कोड बिल वगैरह भी इनके द्वारा था। अच्छा, हिंदू कोड बिल वगैरह भी मतलब इनका असिस्टेंस था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, फिर 1956 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1956 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, 5 बार बोलिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 में, 5 बार बोलना है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 में बी आर अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट पार्टी, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसमें भूल गए कोई दिक्कत नहीं, पार्टी का नाम तो याद रखो, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 30 सितंबर 1956 को, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। हर एक जो भी लिखा गया अभी तक बोर्ड पर ना भाई, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट था। दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट, ये आपको बुद्धिज़्म में बुद्धिस्ट बन गए थे बाद में, ये पता है ना, बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिए थे इन्होंने, कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में। दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। एक और कौन सा मूवमेंट था बताइए तो, कालाराम टेम्पल मूवमेंट, दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट, इसीलिए न्यू बुद्धिज़्म के फाउंडर है। ये बोलता है ना, न्यू बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन है, न्यू बुद्धिज़्म जो है, न्यू बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चूँकि बुद्धिस्ट में ये कन्वर्ट हो गया था, दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था,
तो अभी आप देखोगे कि बहुत सारे जो दलित हैं अभी बहुत वो कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, बुद्धिज़्म में। किस में कन्वर्ट हो गए हैं, बुद्धिज़्म में। कंसेप्शन ऑफ आरबीआई, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, हिल्टन यंग। भाई आरबीआई के कंसेप्शन में भी इन्हीं का है योगदान, जो बोले कि आरबीआई का कॉन्सेप्ट जो बना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाना है, तो उनमें भी इनका योगदान है। देख रहे हो ना, हिंदू कोड बिल में भी है, आरबीआई के कंसेप्शन में भी है, याद रखिएगा। तो इसको पहले क्या था, ये पहले था रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। आरबीआई पहले क्या था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, आरबीआई का कॉन्सेप्ट आया इन्हीं के द्वारा। पहले आरबीआई की जगह पर क्या हुआ करता था, तो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। बोलिए रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, हिल्टन यंग कमीशन। इससे क्या रिलेटेड है, हिल्टन यंग कमीशन पूछता है भाई अलग अलग कमीशन के बारे में भी। हिल्टन यंग कमीशन याद रखिएगा, याद रहा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हिल्टन यंग कमीशन याद रहे तो अलग अलग एग्ज़ाम्स में यूज़फुल हो जाएगा। मतलब ये अपना प्रोबेबिलिटी तो कम है अपने एग्ज़ाम में, बट हाँ किसी स्टेट पीसीएस में इट कैन बी आस्क्ड, कुड बी आस्क्ड। हिल्टन यंग कमीशन तो आरबीआई से रिलेटेड, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस से रिलेटेड। आई थिंक सर इट इज़ इनफ फॉर टुडेज सेशन। इतना पढ़ो, बार बार देखो, याद रखो। स्लो लग रहा है वीडियो, फास्ट करके देखो। 2x का फैसिलिटी है यूट्यूब के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए कमेंट में बताइए क्या चाहिए आप लोगों को, वीडियो में क्या चाहिए, कंटेंट क्या चाहिए। सब कुछ तो नहीं दे सकते हैं ना, वीडियो में क्या चाहिए तो बताइए, वो दे सकते हैं। कुछ भी कन्फ्यूजन है पूछें, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आई एम ओपन टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।